राज्यों की गिनती लगातार जारी है, लेकिन सवाल यही कि 5 राज्य और 824 सीटें कहां किसकी जीत होगी। 5 राज्यों को लेकर सभी सियासी दल जो है नजरें बिछाए बैठे हुए हैं। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में इस समय बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश लगातार नजर आ रहा है। अगर पश्चिम बंगाल की सिर्फ बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में तस्वीरें देखी गई थी कि बीजेपी ने कितनी जी तोड़ मेहनत की। धरातल पर सभी नेता वहां पर पहुंचे और वहां की जनता से संवाद करते हुए नजर आए। असम की बात कर ली जाए तो असम में हिमंता बिस्वा शर्मा का जो नेतृत्व है वो नजर आ रहा है कि किस तरीके से उनके नेतृत्व पर एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा अगर केरल की बात कर ली जाए तो केरल के भी रुझान आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुडुचेरी के भी रुझान आपको लगातार दिखा रखे हैं। तमिलनाडु और केरलम के भी आप रुझान अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जनादेश किसको मिलने वाला है, कुछ ही देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। सुबह से ही गिनती लगातार चल रही थी और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, धीरे धीरे तस्वीरें साफ होती जाएंगी। अब सिर्फ इंतजार है 1 से 2 घंटे का, जहां पर तस्वीरें साफ होंगी और देखना होगा कि इस बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा। क्योंकि अभी तक की अगर रुझानों की बात की जाए तो बीजेपी लगातार आगे चल रही है। क्योंकि हर बार विधानसभा चुनाव जब पश्चिम बंगाल में होते थे तो रुझानों के साथ जैसे ही शुरुआत होती थी तब से ही टीएमसी आगे चलने लगती थी। लेकिन इस बार जो तस्वीर है एकदम उलट नजर आ रही है। बीजेपी नेता काफी खुश नजर आ रहे हैं। बयानबाजियों का दौर इतने दिनों से चल रहा था और अभी भी चल रहा है। एक दूसरे को बधाई देना बीजेपी नेताओं ने शुरू कर दिया है, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ममता दीदी की विक्ट्री या बीजेपी की एंट्री, सवाल अभी भी यही बना हुआ है। जनता किस पर मेहरबान होगी। मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल पर कि पश्चिम बंगाल की कैसी तस्वीर देखने को मिलेगी 2 घंटे बाद। ये बड़ी जानकारी जहां बंगाल में मोदी का जादू, ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर शाह चाणक्य साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम ही काफी है। नितिन नवीन के लिए ये बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। बता दें आपको, दीदी चूक गई है कहीं जहां पर बीजेपी की गूंज अब नजर आ रही है। केरल में लेट धराशाही है। इसी के साथ हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर से सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, पश्चिम बंगाल पर सभी की नजरें टिकी हुई है। इस बार पश्चिम बंगाल की कैसी तस्वीर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी तक के रुझान जो हैं उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रुझान भी बीजेपी की जीत के तौर पर देखी जा रही है। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी जो रिजल्ट यानी फाइनल रिजल्ट है उसमें अभी समय है। कुछ देर इंतजार और फिर तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। तो वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से हमारी संवाददाता कंचन ने बातचीत की है। क्या कुछ कहा वो सुनिए। वरिष्ठ नेता और मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा जिस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, असम की बात करें, आपने 4 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, फिर उसके बाद जो पूरा मामला हुआ, जिस तरीके से एफआईआर थी, उसके बाद आज आप नजर आए, क्या कुछ उस पर तो अब जो कहना था कह दिया कल। आज तो नया दिन है, आज नतीजे आ रहे हैं, तो आज नतीजों पर 1-2 घंटे बाद थोड़ी स्थिति जब स्पष्ट हो तो उस पर बात करेंगे। आपने नतीजों की बात करी, तो आपको किस राज्य में सबसे ज्यादा उम्मीद है? क्योंकि असम में बात करें, केरला में आपके पास अच्छे नंबर आ रहे हैं आगे। इस देश के हर राज्य के वोटर से हमें पूरी उम्मीद है कि वो लोकतंत्र को जीवित भी रखेंगे और विजयी भी बनाएंगे। चुनाव आयोग से उम्मीदें कम होती हैं, लेकिन वोटर से पूरी उम्मीद। इंडिया गठबंधन में टीएमसी और आप एक साथ है, लेकिन टीएमसी में सभी सीटों पे आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? जैसी थी उसी हिसाब से हमने निर्णय लिया, तो अब थोड़ा नतीजे आ जाएं फिर बात करेंगे। लेकिन सुबह से वहाँ पे हिंसा की जो खबरें हैं वो आ रही है और स्ट्रांग रूम की निगरानी खुद ममता बनर्जी करती नजर आ रही हैं। ट्वीट वो देर रात से कर रही हैं, पूरी रात से जागी हुई हैं। तो किस तरीके से सजग रहना ही चाहिए। लोकतंत्र को अगर जीवित रखना है तो हम सबको सजग रहना जरूरी है। तमिलनाडु में जो है बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन नजर आ रहा है, किस तरीके से टीवी 10 बजे तो कुछ नहीं नजर आ रहा, 12 बजे भी कुछ ज्यादा नहीं नजर आएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। आपको किन किन राज्यों में उम्मीदें हैं? सब राज्यों से उम्मीद है कि लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए हर राज्य अपना योगदान जरूर देगा।
अजय चतुर्वेदी जी, अभी आपने पवन खेड़ा को सुना। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है तो सजग रहना बेहद ज्यादा जरूरी है। ममता बनर्जी रात से ही जागी हुई हैं और लगातार पोस्ट कर रही हैं। वो और कुछ कह भी नहीं सकते, उनकी मजबूरी ये है। वो कह रहे हैं, वो अपने हिसाब से कह रहे हैं। लोकतंत्र सभी जिंदा रखे हैं, ये उनके अपने विचार हैं कि हम ये लोकतंत्र को जिंदा रखें, इसके लिए कोई बहस की मुद्दा नहीं है। लोकतंत्र में सभी राजनीतिक पार्टियां लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए ही लड़ती हैं। हम्म। इसलिए ये अपना अपना विचार है। उनको लगता है कांग्रेस और विपक्षी दल का राव कोई जिंदा नहीं रह सकता, तो इसका कोई मुद्दा नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ उनके अपने पर अजय विचार हैं। चतुर्वेदी जी, अगर पश्चिम बंगाल, अभी तक के रुझान तो आप देख ही रहे होंगे, और ये रुझान जो धीरे धीरे है वो फाइनल रिजल्ट में कुछ ही देर में तब्दील होते हुए नजर भी आ सकते हैं। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर रुझानों के हिसाब से ही बात कर ले, बीजेपी की सरकार बनती है तो कहां पर ममता बनर्जी की चूक हो गई? नहीं, ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेके बहुत ज्यादा ही ढोल पीटा। जो एसआईआर 12 राज्यों में हुई, हम्म। सिवाय बंगाल के और किसी भी राज्य में एसआईआर के खिलाफ इतना जबरदस्त विरोध देखने को नहीं मिला। बिहार में भी हुआ, लेकिन इतना नहीं मिला कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। और एक बार नहीं, वो हर बार किसी न किसी भेजते नहीं। परसों तक उन्होंने भेजा कि चुनाव आयोग ने जो मतगणना शुरू करा उसके लिए भी उन्होंने विरोध जताया। एसआईआर उन्होंने बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दिया है, जिसको लेके आदमी समझता है कि जब किसी राज्य को दिक्कत नहीं तो आपको क्या दिक्कत है। हम्म। अब दूसरा पक्ष भले कहे कि एसआईआर के लड़ रही हैं, एसआईआर के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वो तो सबका कहना अपना अलग अलग है। लेकिन ये दूसरी बात ये है कि वहां जितने कई कांड हुए, जैसे वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लड़की संग दुराचार हुआ था, उसको उसकी माँ भी इस बार चुनाव लड़ रही है। तो ये सब बातें हैं जो धीरे धीरे जुड़ती गई और उनके खिलाफ माहौल बनता गया। अच्छा, तो ममता अजय बनर्जी ने चतुर्वेदी जी, तमिलनाडु के भी रुझान साफ साफ देखे जा सकते हैं। अगर डीएमके की बात कर ले, एमके स्टालिन की बात कर ले, क्या इस बार वो सत्ता से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं? अगर आप रुझान की बात कर रहे हैं तो वो चले गए हैं सत्ता से बाहर, क्योंकि 106 और 81 मिला के सरकार बन गई है। हम्म। लेकिन अब जब तक हम तो फाइनल रिजल्ट की बात करेंगे तो उसके लिए हम लोग को भी 2-3 घंटे और वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये तय है कि अब डीएमके को जबरदस्त झटका लगा है। अच्छा, इस उनको बार भी दरबार टीवीके सोचना के पड़ेगा। जो रुझान देखे जा रहे हैं, जो 106 सीटें नजर आ रही हैं, वो काफी कमाल करती हुई नजर आ रही हैं। तो इस बार क्या मुद्दा रहा टीवीके का कि इस बार 106 सीटों पर अभी आगे चल रही हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि तमिलनाडु की राजनीति फिल्मी सितारों के इर्द गिर्द बहुत घूमती है। उनका राजनीति में अच्छा खासा दखल है। इसके पहले वहाँ फिल्मी सितारे बहुत ज्यादा राजनीति में और रहे हैं। टीवी के यंगस्टर बहुत पॉपुलर है। एमके स्टैलिन और उनके लड़के इतने पॉपुलर जितने पॉपुलर हुआ है, यंगस्टर्स ने तय कर लिया है, तभी इनको इतना वोट मिला। यंगस्टर बहुत ज्यादा उनके फेवर में गया। आप देखिए, टीवीके ने बड़ी जबरदस्त चाल खेली। उसने चुनाव के लिए किसी किस्म गठबंधन नहीं किया। उन्होंने साफ बता दिया कि हम डीएमके के खिलाफ हैं और बीजेपी से हमारी विचारधारा नहीं मिलती है, हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। इसका उसको लाभ मिला और डीएमके को हटाने के लिए कटिबद्ध था, क्योंकि डीएमके उसके खिलाफ खड़ी हुई थी जब से वो करूर कांड हुआ था। तो उसके लिए भी एक करो मरो की स्थिति थी। उसने अपने वोटर को जोड़े रखा और उसने अपना रिजल्ट दिखा दिया। अब देखना वहां की राजनीति में, सत्ता में ये टीवी के किस तरह शामिल होते हैं, एज प्रमुख दल की सहयोगी दल की बाहर से समर्थन देते हैं। ये एक वहाँ की राजनीति जरूरी है, क्योंकि वहाँ फिल्मी सितारों का हमेशा प्रभुत्व रहा है। इसलिए आप टीवी को अब नजरअंदाज नहीं कर सकते विजय को। यानी कि इसका सबसे बड़ा कारण, इन रुझानों का सबसे बड़ा कारण जो है वो विजय कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं तमिलनाडु में। असम की बात कर ले तो असम की जो तस्वीरें थी वो पहले भी साफ होती हुई नजर आ रही थी कि हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। और हिमंता बिस्वा शर्मा की बात की जाए तो उन्हें अच्छा खासा सपोर्ट है, चाहे वो कांग्रेस में थे तब भी और फिर बीजेपी में आए तब भी। लेकिन क्या कांग्रेस के पास इसका तोड़ था जिसे वो अच्छे ढंग से रणनीति नहीं बना पाई? देखिए, असम में कांग्रेस असम का जो रिजल्ट दिख रहा है वो एक तरफा है, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा के सामने कांग्रेस के पास कोई कद्दावर नेता नहीं था। ये बात कांग्रेस भी जानती थी। आप देखिए, राहुल गांधी वहां प्रचार से काफी दूर रखे गए, एक आधी बार गए। प्रियंका गांधी कमान सौंपी गई, लेकिन वो खास कमाल नहीं दिखा पाई, क्योंकि वहां पे कांग्रेस के खिलाफ एक नाराजगी थी जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने पिछले 5 साल में एक वातावरण पैदा कर दिया था।
आप देखिए इतना जबरदस्त वातावरण था कि कांग्रेस के सारे बड़े नेता पुराने छोड़ छोड़ के इनकी पार्टी में आ रहे, तो कांग्रेस का तोड़ नहीं निकाल पा रही थी। हम्म। कांग्रेस हर लोकल मुद्दे चले, लेकिन उसको अंडर करंट नहीं पहचान पा रही थी या पहचानने की कोशिश नहीं कर रही थी। हम्म। तो इस दृष्टि से उनका तो लगभग हार तय थी। ये उनको ज्यादा सीटें मिल गई, इनको 20-25 सीट नहीं मिलनी थी। उनको हमारा जो कैलकुलेशन 10-15 सीट का था, लेकिन चाहिए अगर इतनी मिल जाती बहुत बड़ी बात है, हालांकि अभी ट्रेंड पे है। अच्छा अजय चतुर्वेदी जी, केरलम की बात की जाए तो केरलम की तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है, जो रुझान आ रहे हैं कि बीजेपी को अभी वहां पर बहुत मेहनत की जरूरत है, अभी बहुत वक्त लगेगा। देखिए बीजेपी, हम लोगों ने पहले भी अनुमान लगाया था, आकलन था कि बीजेपी वहाँ 3 से 5 सीट के लिए लड़ रही है चुनाव। हम्म। क्यों? तो केरल में अभी स्थिति इतनी इनके लिए एकदम विपरीत स्थिति है, हम्म। जिसके लिए ना अगले 15-20 साल और मेहनत करनी पड़ेगी। हम्म। देखिए 45 साल में पहली बार ये तिरुवनंतपुरम के नगर निगम पे कब्जा कर पाए। अभी ये एक सीट है इनकी, एक दो सीट और आ सकती है। हम लोगों ने कई अनुमान था कि 3 से 5 सीट इनको मिलेगी। हम्म। तो वही स्थिति आ रही है। यूडीएफ का तो वहाँ पहले पुराना है, यूडीएफ एलडीएफ का वहाँ चलता रहा, 5-5 साल सत्ता बदलती रही। इस बार एलडीएफ 2 टर्म चली गई, ये यूडीएफ के झटका था। खैर, अब यूडीएफ ने मेहनत करी, 5 साल तक ने दिखाया और एलडीएफ के खिलाफ वातावरण बनता गया, तो उनको एक लाभ मिल गया, अच्छी बात है। तो ये एक राजनीतिक दृष्टि से यूडीएफ के लिए कमबैक है और उनको इसका राजनीतिक लाभ मिला। देखिए वो कैसा काम करते हैं, ये तो आगे ठीक है, समय सुनील बताएंगे। नेगी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील नेगी जी, बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। और क्योंकि आज 5 राज्यों की मतदानों की जो गिनती है वो हो रही है, वोटों की गिनती हो रही है, और जाहिर सी बात है कि रुझान आपने देखे होंगे। और पश्चिम बंगाल की, सबसे पहले पश्चिम बंगाल को लेकर आपकी प्रतिक्रिया। पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है सबसे बड़ा, मतलब आज 5 राज्यों में भले ही चुनाव हो रहे हैं, लेकिन पूरा फोकस जो है आज वेस्ट बंगाल के चुनाव में है। वेस्ट बंगाल के चुनाव में इसलिए भी फोकस है क्योंकि ये चुनाव आज का चुनाव नहीं है। पिछले, अगर आप देखें 2014 के बाद से जो दृष्टिकोण रहा है मोदी जी का और अमित शाह जी का, वो हमेशा देश के हर राज्य में, उन राज्यों में रहा जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार रही, अपोजिशन की सरकार रही, उनकी हर चुनाव में ये कोशिश रही कि इसको नेस्तनाबूद कर दिया जाए। तो बंगाल में पहले उन्होंने बिहार जीता, उत्तर प्रदेश जीता, उसके बाद राजस्थान जीता, तमाम मध्य प्रदेश जीते, तमाम स्टेट जीते, लेकिन बंगाल जो है आज जो है एक ऐसी स्थिति में था कि उनको लगता था कि भाई दिल्ली को उखाड़ना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि ममता दीदी न सिर्फ बंगाल की मुख्यमंत्री है बल्कि राष्ट्रीय जो परिदृश्य है इंडिया का, इंडियन नेशनल जो डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस है, उसके लीडरशिप का भी सवाल था, तमाम ऑल्टरनेट का भी सवाल था, और वो सबसे ज्यादा जो आर्डेंट राइवल रही है भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ही। तो जिस तरीके से मतलब एक वॉर सीन क्रिएट किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा बंगाल में, पिछले राष्ट्रीय चुनाव से लेके, पिछले असेंबली चुनाव से लेके अब तक, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मिसयूज किया गवर्नमेंट मशीनरी का और अपने आप को इम्प्रूव भी किया, तो इस बार तो उनकी प्रेस्टीज इशू बन गया था। क्योंकि देखिए एक तरफ अगले चुनाव राष्ट्रीय चुनाव होने वाले हैं, राष्ट्रीय चुनाव में कांग्रेस जो मोदी जी का ग्राफ है, जो अमित शाह का ग्राफ है, जो पार्टी का ग्राफ है, वो बिल्कुल सुनील नेगी जी, जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को उखाड़ना बेहद जरूरी था, लेकिन मुश्किल भी था। पल्लवी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। पल्लवी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी माधुरी, बिल्कुल। पल्लवी, इस समय कैसी तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय में नजर आ रही हैं? बिल्कुल माधुरी, अगर बात करते चलिए जिस तरीके से पश्चिम बंगाल और असम के जो नतीजे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको लेके जो भारतीय जनता पार्टी का जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित जो मुख्यालय है वहां पे जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लोग जलेबी भी खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात करते चले, ढोल नगाड़े भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर बजता हुआ दिखाई दिया। हालांकि कुछ समय पहले ये ढोल नगाड़े जो है वो
बज रहे थे, पर अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी इस पे जो है वो प्रतिक्रिया देते हुए लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो कुछ समय बाद जो माहौल रहने वाला है, जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे और भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में, उसमें पूरी तरीके से रुख साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़ोतरी बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो इसको लेके जश्न का माहौल तो जो है वो देखने को भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में मिलेगा। वहीं एक बड़ी खबर अगर बताते चले माधुरी, जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे, 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय वो पहुंचेंगे और जितनी भी जनता है, चाहे वो पश्चिम बंगाल की हो, असम की हो, वहां जहां जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाती हुई और अपना कमल खिलाते हुए दिखाई देगी, वहां वहां की जनता को वो संबोधित भी करते हुए दिखाई देंगे। और जो झाल मुड़ी की बात की गई थी कि अगर पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो झाल मुड़ी भी जो है वो खिलाई जाएगी, तो इस पे भी विशेष ध्यान देते हुए भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में इसका विशेष ध्यान दिया गया है। और झाल मुड़ी की अगर बात की जाए तो झाल मुड़ी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इस बार बंगाल में, कि प्रधानमंत्री मोदी झाल मुड़ी खाने के लिए रुक गए थे और उसका जादू चलता हुआ नजर भी आ रहा है पश्चिम बंगाल में। खैर, रुझान है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है और तस्वीर अभी 1-2 घंटे में और साफ हो जाएंगी। कंचन हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। कंचन, इस समय आप कहां मौजूद हैं, कैसी तस्वीरें आप देख रही हैं और क्या कुछ जानकारी? कंचन, आपको मेरी आवाज आ रही है? पल्लवी, जाहिर सी बात है कि झाल मुड़ी एक बहुत बड़ा मुद्दा भी रहा जब प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल पहुंचकर झाल मुड़ी खाई। उसके बाद देखा गया कितनी बयानबाजी झाल मुड़ी को लेकर चली। लेकिन अगर तस्वीरें देखी जाएं बीजेपी मुख्यालय की, तो 6:30 बजे आप बता रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और वहां पर जश्न का माहौल बना हुआ है। लेकिन ये जश्न का माहौल क्या एक दिन पहले तैयारियां हो गई थी? पहले ये तस्वीरें दर्शकों को दिखा दें कि ये तस्वीरें देखी जा सकती है कि किस तरीके से जश्न का माहौल बना हुआ है और एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपनी जो सियासी जमीन बिछाई थी उस पर सफलता पाती हुई नजर आ रही है। एक दूसरे को गुलाल भगवा रंग लगाते हुए यहां पर नेता कार्यकर्ता नजर आ रही हैं, महिलाएं नजर आ रही हैं। और इस बार कहीं ना कहीं जो महिला आरक्षण बिल रहा वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के लिए साबित होता हुआ नजर आ रहा है। पल्लवी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल जी माधुरी। पल्लवी, जाहिर सी बात है कि जश्न का माहौल शुरू हो गया है, लेकिन क्या ये जश्न जल्दबाजी है? बिल्कुल माधुरी, अगर बात करते चले जिस तरीके से लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं और पश्चिम बंगाल के जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है वहां पे भी लोग जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो रुझान है उसमें काफी अंतर भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से टीएमसी का जो रुझान है 105 है और भारतीय जनता पार्टी का जो है 170-175 के आसपास है, तो जो रुझान है वो काफी लंबा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी वादे दावे पश्चिम बंगाल की जनता से की थी वो अब कहीं ना कहीं उस पर खरी उतरती भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना परचम लहराती हुई अन्य राज्यों में भी दिखाई दी, उसी तरीके से अब पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पहले देखा जा सकता था कि ममता बनर्जी का जो है एक पूरी तरीके से राज हुआ करता था पश्चिम बंगाल में, पर वो राज जो है वो खत्म भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बड़े अंतराल पे ये देखा जा सकता है जो काउंटिंग है वो भी लगभग जो है वो पूरी होने वाली है और 12 बजे के बाद जो है वो पूरी तरीके से रुख जो है वो साफ होता हुआ भी दिखाई दे दिया जाएगा। बट इसके बीच में जो रुझान है उसमें बड़ा अंतर है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जिस तरीके से जश्न का माहौल कार्यकर्ता या फिर राजनेता जो मना रहे हैं उनकी वो एक खुशी और एक उत्साह है, क्योंकि टीएमसी जो है वो लगातार पश्चिम बंगाल में अपनी परचम लहराती हुई दिखाई दे रही थी। बट अभी की अगर बात कर ले जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपनी कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी के एग्जिट पोल भी जो बता रहे थे उसमें भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही थी। कई ऐसे एग्जिट पोल हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को आगे किया जा रहा था पश्चिम बंगाल में भी, पर अब जिस तरीके से एग्जैक्ट पोल भी सेम वही नतीजे दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा अंतराल की बात है। एग्जिट पोल और एग्जिट पोल की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं साफ होती हुई नजर आ रही है। कंचन, बिहार में एसआईआर का मुद्दा खूब उठा, फिर पश्चिम बंगाल में उठा, कहीं एसआईआर का मुद्दा ही बड़ा मुद्दा रहा? ममता बनर्जी के
हारने का। खैर, ये कहना भी जल्दबाजी है। जी माधुरी, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें, एसआईआर का मुद्दा बड़ा तो था ही, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर पश्चिम बंगाल। लेकिन इंतजार करना होगा माधुरी। हमने कई कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनसे बात की है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में 25 राउंड की जो मतगणना है वो होनी है, लेकिन अभी जो मतगणना हुई है वो 3 से 4 राउंड की मतगणना हुई है। तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। 2 बजे तक का समय कांग्रेस के शीर्ष जो नेता है उनका कहना है कि 2 बजे तक का हमें इंतजार करना होगा। 25 राउंड की वोटिंग मतगणना होने में समय लगता है। और रही बात दूसरी की माधुरी, एसआईआर का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, तृणमूल कांग्रेस के नेता थे, सांसद थे, उन्हें जिस तरीके से एसआईआर करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे नजर आ रहे थे। और हमने देखा था एसआईआर में 95 लाख जो है वोट वो कटे थे। लेकिन ऐसे में और माना जा रहा था, पिछली बार का जो आंकड़ा रहा था वो करीब इतना ही रहा था कि टीएमसी इतने ही मतों से जीती थी, और वही इस बार कटा था। तो वो हो सकता है कि टीएमसी ये कहना जाहिर सी बात है कि अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन जो रुझान सामने आ रही है और जो अंतर देखा जा रहा है टीएमसी और बीजेपी में, उसे भी भरना आसान नहीं होगा, चाहे 2 घंटे बाद ही तस्वीर क्यों ना आए सामने। जी माधुरी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो अंतर है वो इतना ज्यादा हो चुका है कि शायद अब ये इसकी भरपाई होना मुश्किल है। और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनाव लड़ी थी और अब आगे बढ़ते हुए रुझानों में भी नजर आ रही है। हमने देखा था तमाम एग्जिट पोल्स आए थे और उसमें भी यही कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाएगी, और शायद रिजल्ट भी उसी दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 2 बजे तक का इंतजार करना होगा माधुरी। उससे पहले एसआईआर का मुद्दा, कह सकते हैं टीएमसी भले ही आश्वस्त हो कि हमने एसआईआर जो है हमारे कार्यकर्ताओं ने वो बिल्कुल ठीक तरीके से किया है, लेकिन उसके बावजूद एसआईआर कहीं ना कहीं यदि टीएमसी पीछे रहती है तो मान सकते हैं कि एसआईआर एक बड़ा कारण इसमें हो सकता है। ठीक है, पल्लवी से जानेंगे। पल्लवी, जश्न की कैसी तैयारियां हैं और शाम के समय की तस्वीरें कैसी देखने को मिल सकती हैं अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीतती है तो? बिल्कुल माधुरी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की बात कर ले या केरल की बात कर ले, असम की बात कर ले या फिर पुडुचेरी की बात कर ले या तमिलनाडु की बात कर ले, हर जगह पे कहीं कांग्रेस बढ़ोतरी दिखाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं कहीं एनडीए के भी गठबंधन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी परचम लहराती हुई दिखाई रही है। इन सभी के जो नतीजे हैं वो आने में समय तो लग रहे हैं, पर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, यानी जहां तृणमूल टीएमसी की जो सरकार थी, जिस तरीके से देखा गया कि पश्चिम बंगाल का जो मुद्दा रहा वो सबसे हाइप पे रहा। क्योंकि एसआईआर की अगर बात कर ले तो एसआईआर जब पश्चिम बंगाल में होना था उसके कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी चुनाव आयोग आई थी दिल्ली में, और चुनाव आयोग के पास आई, उन्होंने एक लिखित रिपोर्ट भी दिया था कि जो चुनाव एसआईआर कराया जाएगा वो पूरी ही विधिवत ढंग से किया जाना चाहिए, और ये पूरी जिस तरीके से कार्य होता है उस कार्य पे किया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। एक बड़ा माहौल जो है वो पश्चिम बंगाल में एसआईआर होने से पहले ममता बनर्जी ने किया था। पर अब जिस तरीके से रुझान जो सामने आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाते हुए दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल में, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय रहने वाला है वो काफी खुशनुमा रहने वाला है। और ये भी देखा जा सकता है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत हासिल करती है, चाहे वो हम बिहार की बात कर ले या फिर अगर बात कर ले हरियाणा की, दिल्ली की, जहां भी अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत हासिल करती है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के पहले जो जश्न का माहौल रहता है वो ढोल नगाड़े के साथ रहता है। भरा हुआ बीजेपी मुख्यालय नजर आ रहा है और देखना होगा कि 2 बजे की तस्वीर किस तरीके से बीजेपी मुख्यालय की नजर आने वाली है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार निरंजन जी भी जुड़ चुके हैं। निरंजन जी, अगर बात की जाए तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में जो इस समय रुझान आ रही है उसे बीजेपी किस तरीके से देख रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है निरंजन जी? आपका माइक म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। जी बोलिएगा।
जी तो देखिए, जिस तरह से तमिलनाडु की हम बात करें ना, तो तमिलनाडु में बड़ा झटका लगा है सत्ता दल को। तो ये तस्वीरें पहले दर्शकों को दिखा दें कि किस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही हैं, और एक एक कर राज्य की तस्वीरें साफ साफ देखी जा सकती हैं, जहां पर मिठाई बंटना शुरू हो गई है। जश्न का माहौल बीजेपी कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है और मिठाइयां बंटना शुरू हो गई हैं, और इसी के साथ पश्चिम बंगाल की तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। तो बता दें आपको, तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल बना हुआ है। कंचन, जश्न का माहौल शुरू हो गया है। बीजेपी काफी उत्साह भरी नजर आ रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। और अभी पल्लवी ने भी बताया था कि बीजेपी मुख्यालय में एक जश्न का माहौल पहले से ही तैयार हो गया था और जश्न मनना शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में ये जो कहा जा रहा था कि बीजेपी के लिए बहुत चुनौतियां रहने वाली हैं, उन चुनौतियों को पार करती हुई बीजेपी पश्चिम बंगाल में नजर आई। जी माधुरी, बिल्कुल देखिए, जो 5 राज्यों का चुनाव भले ही था, लेकिन जिस पर सबकी नजर थी वो पश्चिम बंगाल था। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जो कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सूखा पड़ा था, वो शायद आज खत्म होता हुआ हमें दिख रहा है। और लेकिन इन 2 बजे का इंतजार करना होगा माधुरी। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा, सुबेरे से ही भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में खुशनुमा माहौल था, पूड़ियां बन रही थी, लड्डू बन रहे थे। और अब शायद हमने देखा है कि हमेशा से जो है, जब भी रिजल्ट आते हैं किसी भी राज्य के, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आते हैं। लेकिन अभी तक जो है ये एक बात सामने निकल के नहीं आई है कि पीएम मोदी आज आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जीत कोई मामूली जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि उसका सीधा जो प्रभाव है वो उत्तर प्रदेश के ऊपर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 2027 में बहुत बड़ा प्रभाव इसका उत्तर प्रदेश पर पड़ता हुआ नजर आएगा। निरंजन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निरंजन जी, तमिलनाडु के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसे बीजेपी किस तरीके से देख रही होगी? देखिए, तमिलनाडु के रुझान में बीजेपी को तो बहुत बड़ा ये फायदा इसलिए है कि जो सत्ताधारी दल था वो उसको हटाने में नाकाम रहे हैं। तमिलनाडु में टीवी के जो है वो 108 सीटों से आगे बढ़ गई है और जो सत्ताधारी दल है 53 पे है। तो इससे समझ जाना चाहिए कि भारतीय जनता, पहले जैसी खबरें थी कि विजय थलपति, बीजेपी ने उनको समर्थन दिया था, वो साथ में चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि विजय थलपति को अकेले लड़ाकर ही चुनाव जिताया जा सकता है। तो बीजेपी के साथ आने से उनका थोड़ा वोट प्रतिशत कम हो सकता था। बहुत समझदारी की बीजेपी ने कि विजय थलपति को अकेले चुनाव लड़ने के लिए छोड़ दिया और उन्होंने बहुत करीब करीब स्वीप आउट जैसी स्थिति ला दी है। टीवी के 108 पर आ गई है और डीएम के 53 के आसपास है। अच्छा निरंजन जी, एमके स्टालिन की भी जो तैयारी थी वो काफी अच्छी तैयारी थी, उनसे कहां पर चूक हो गई? नहीं, देखिए, चूक वाली बात नहीं है। तमिलनाडु का जो मूल कल्चर है चुनावों का और राजनीति का, वो राजनीतिक कम और फिल्मीकरण उस राजनीति का ज्यादा हो गया है। बहुत पहले जाए तो एमजी रामचंद्रन लंबे समय तक वहां पर मुख्यमंत्री रहे। वो फिल्म अभिनेता थे, बहुत बड़े अभिनेता थे, बहुत सम्मानित अभिनेता थे, जो भारत में अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा सम्मान अगर किसी को हासिल हो सकता था तो वो तमिलनाडु के लिए एमजी रामचंद्रन देखते थे। उसके बाद करुणानिधि आए, उसके बाद जयललिता आई। ये सारे के सारे सिनेमा के सितारे थे जो राजनीति में भी बहुत तेजी से चमके। अब विजय थलपति है तो वो भी सिनेमा से आए हैं, उनका चमकना भी बहुत वाजिब है, क्योंकि विजय थलपति ने, मुझे लगता है कि तमिलनाडु के युवा मन को बहुत प्रभावित किया है। वो नई पीढ़ी के नेता बनकर उभरे हैं। अच्छा, तमिलनाडु की बात कर ली जाए, निरंजन जी, तमिलनाडु में बहुत सारे मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे थे, क्या इसका असर पड़ता हुआ तमिलनाडु पर नजर आए इन रुझानों पर, चुनाव पर? भ्रष्टाचार वगैरह की जो बातें हैं वो आप और हम तक सीमित रहती है। चुनाव में ये सारी बातें अलग हो जाती है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे चुनाव में नीचे पड़ जाते हैं। लोगों को आपसे बदनाम से बदनाम, बदमाश बदमाश लोगों को हमने चुनाव कई कई बार जीतते देखा है। इसलिए राजनीति और भ्रष्टाचार, इस देश ने मान लिया है कि ये दोनों साथ साथ चलते हैं।
तो भ्रष्टाचार का तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो परिवारवाद है, आपने खुद मुख्यमंत्री हो, बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया, आपके पिताजी वर्षों मुख्यमंत्री रहे, तो लोगों में एक चिढ़ बहुत स्वाभाविक थी, जिससे विजय थलपति ने उन्होंने बहुत आसानी से कैटर करके अपने आप को स्थापित कर दिया। अच्छा, इसके अलावा निरंजन जी बात कर ली जाए तमिलनाडु की, तो हिंदुत्व का कितना असर तमिलनाडु की राजनीति पर पड़ता हुआ नजर आया? देखिए, हिंदू जो है, हिंदुत्व और हिंदुत्व की विचारधारा, ये तीनों समान रूप से देश में हर प्रदेश में कहीं न कहीं आप देखते रहेंगे तो किसी न किसी रूप में प्रभावित करती मतदाताओं को मिलती है। तमिलनाडु में भी मूल रूप से यही तत्व साथ में रहा, जिसको एक सिनेमा के फ्लेवर के साथ में हिंदुत्व ने अपनी ताकत दिखाई और डीएमके को एक तरफ कर लिया, क्योंकि डीएमके को क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा प्रभाव वाला माना जाता है दक्षिण में, तो उस पर हिंदुत्व तो हावी रहा है। अब विजय किस तरह से इसको आगे बढ़कर ले जाते हैं और बीजेपी उनसे किस तरह से सहयोगात्मक रूप दिखाकर अपनी ताकत को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, ये आने वाले 5 सालों में देखने की बात होगी। क्योंकि निरंजन जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस तरीके के चुनाव आपने अपने कार्य के दौरान बहुत ज्यादा देखे भी होंगे। तमिलनाडु की ही क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तमिलनाडु की अगर यहाँ पर बात की जाए तो जो आप रुझान देख रहे हैं, इन रुझानों को लेकर, पार्टियों को लेकर किस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, समीकरण तो है जो डीएमके तो आउट हो गई है बिल्कुल। अब ये दोनों मिलकर एआईडीएमके भी हो सकता है साथ में आए, थोड़े बहुत निर्दलीय और 2-4 लोग जो जीते हैं छोटी पार्टियों के, वो भी आ सकते हैं। अल्पमत की सरकार तो बनाएंगे नहीं, वो बहुमत की सरकार बनेंगे, साथ लेकर बनाएंगे, लेकिन एआईडीएमके भी बहुत सुदृढ़ पार्टी है। एआईडीएमके के प्रति लोगों में जयललिता और एमजी रामचंद्रन का जो सम्मान है लोगों में, वो अब तक जीवित है और उस हिसाब से दोनों मिलकर अगर सरकार बनाते तो 180 सीटों पर बिल्कुल रुझान लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और 5 राज्यों के जो नतीजे हैं वो कुछ ही देर में साफ हो जाएंगे। लेकिन पहले जो हमारी संवाददाता ने नेताओं से बातचीत की है, पहले वो दर्शकों को सुनवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम जी हैं जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? रुझाने जो हैं वो कभी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो कभी टीएमसी की अगर बात कर ले या अदर जिन राज्यों में चुनाव हैं उनके परिणाम जो आने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को दिखा रही है। क्या कुछ आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में क्या रुख बदलेगा या फिर से टीएमसी की सरकार रहने वाली? नहीं, देखिए, पश्चिम बंगाल में जो जनता की आवाज है कि वो बदलाव चाहती है, परिवर्तन। उन्होंने उसी का अपने मतों का इस्तेमाल किया है परिवर्तन लाने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जो रुझान है और बेहतर होगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। सर, वहीं अगर बात करते चले, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की कई सालों से जो है वो सरकार नहीं रही है, लगातार टीएमसी और ममता बनर्जी पे लोग भरोसा बनाते हुए दिखाई दिए। तो अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बन जाती है तो वहां सबसे बड़ा जो है वो चुनावी रणनीति किसे मानेंगे? देखिए, ये रणनीति की बात नहीं है, जनता की आवाज है। जनता की आवाज एक परिवर्तन के लिए थी। परिवर्तन इसलिए चाहती है कि उसने देखा है कि जिस तरह से पिछले 11-12 साल में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो विजन है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है जनता की भलाई के लिए, प्रदेश की भलाई के लिए, जनता के उत्थान के लिए, प्रदेश के उत्थान के लिए, और वो सब लोगों को दिख रहा है। इसलिए जहां जहां हमारी सरकार नहीं भी हुआ करती थी, अब जनता ने फैसला कर लिया है कि वहां बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए और ऐसी सरकार है जो जनता के हितों के लिए काम करे, एक अच्छे गवर्नेंस मॉडल के लिए। तो इसका जो है वो आप श्रेय देना चाहिए जनता को, और हमारे जो विजन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उसको देना चाहिए। वहीं अगर तमिलनाडु की बात कर ले, केरल की बात कर ले, असम की बात कर ले, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो बढ़त बनाती हुई दिखाई देगी? क्लीन स्वीप जो है वो असम में, क्लीन स्वीप पुडुचेरी में, ऐतिहासिक परफॉर्मेंस केरलम और तमिलनाडु में, क्लीन स्वीप बंगाल में। तो बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन गौरव के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नहीं गई। हमारे साथ बीजेपी के विधायक हरीश खुराना जी हैं जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, आज 5 राज्यों के जो है वो चुनाव के नतीजे आने हैं। एग्जिट पोल में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में जो है बढ़त बनाती हुई दिखाई दी। तो क्या लगता है जो एग्जिट पोल थे वो एग्जैक्ट पोल में बदलते हुए नजर आएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से विश्वास रहा है कि हम इन 5 राज्यों में बहुत अच्छा करेंगे। असम के अंदर हम 2/3 बहुमत से सरकार रिपीट करेंगे और पश्चिम बंगाल के अंदर ममता जी का आज चीफ मिनिस्टर के नाते आज आखिरी दिन होने वाला है और कल से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की प्रक्रिया वहां शुरू होने वाली है, ये हमें पूर्ण रूप से विश्वास था। पौंडीचेरी में हम सरकार बनाएंगे और तमिलनाडु के अंदर एआईडीएमके के नेतृत्व के अंदर एनडीए वहां सरकार बनाएगी और केरलम के अंदर मेनी फोल्ड्स हम परसेंटेज बढ़ाने वाले हैं और वहां पे हमारे अच्छे खासे विधायक चुन के आएंगे, ये हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। पर वहीं अगर हरीश से बात करते चले, नेक टू नेक पूरी फाइटिंग देखी जा रही है। कभी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है, तो कहीं ममता बनर्जी दिखाई दे रही है। अगले कुछ घंटे में अब नजर आएगा कि जो ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ रहा है वो निश्चित रूप के ऊपर सरकार बना के हम बाहर निकलेंगे, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। और जैसे मैंने कहा, एक बार फिर कह रहा हूं कि मेरे को पूर्ण रूप से विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है और हमारे वहां पे पश्चिम बंगाल के अंदर जो ग्रास रूट लेवल के लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है, आज ममता दी का आज मुख्यमंत्री होने के नाते आखिरी दिन होगा और कल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का प्रक्रिया। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये थे हरीश खुराना, जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से विधायक है। साथ में ही देखा जा सकता है कि किस तरीके से नेक टू नेक फाइटिंग होती हुई पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। कभी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है तो कभी टीएमसी दिखाई दे रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी शासन चलाती है या टीएमसी। कैमरामैन गौरव के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली। तो कुछ ही देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। 5 राज्यों के नतीजे सभी के सामने होंगे और नतीजों से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे जल्द हाजिर।